हाय फ्रेंड्स, मैं चंदनराज आज आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। क्या आपने कभी किसी को ब्लड डोनेट करते हुए देखा है या कभी किसी को पर्सन को ब्लड चढ़ते हुए देखे हैं? अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, किस रूल के आधार पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जब भी कोई डोनेट करता है तो उसे आप किस आधार पर रिजेक्ट किया जाता है, और जो ब्लड को प्रिवेंट करके रखा जाता है वो किन किन टेम्परेचर पे रखा जाता है, ये सभी के बारे में बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखें, देर होगी पर कोई क्वेश्चन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपसे नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं कि होल ब्लड किसे कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन कि प्लाज्मा कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और यह कितने दिन तक प्रिवेंट रहता है, इसके बारे में आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा देखने के बाद। तो आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन से कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है क्या। तो बोला गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए प्रोसीजर इन विच ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसफर टू रिसिपिएंट। बोला गया कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है कि एक के द्वारा ब्लड को रिसीव किया जाता है, लिया जाता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, और जिसे हम ब्लड देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट बोलते हैं, जो उस ब्लड को रिसीव करना है। सिंपल से वर्ड याद रखेगा, RE यानी रिसीव, और ये क्या होगा, डोनर यानी D से देना। तो जो ब्लड देता है उसको डोनर बोलेंगे, और जो ब्लड को लेता है उसको क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट बोलते हैं। तो आप कभी सुने होंगे कि किसी पर्सन को क्या ब्लड चढ़ाया जा रहा हो, या फिर ऐसे पर्सन सुने होंगे जो क्या है ब्लड डोनेट करके आ रहा है। तो इसी प्रोसीड्यूर के बारे में जो ये प्रोसेस चलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रकार का प्रोसीड्यूर है जिसमें क्या किया जाता है, जो ब्लड को रिसीव किया जाता है डोनर के थ्रू, और किसमें ट्रांसफर किया जाता है, जो रेसिपिएंट जिसको जरूरत है उसमें ट्रांसफर किया जाता है, मतलब उसमें दे दिया जाता है। तो इसी प्रोसीड्यूर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, डोनर किसे बोलेंगे, जो ब्लड को दे रहा हो, डी से डोनर, और रिसिपिएंट किसे बोलेंगे, रिसिपिएंट, आर है, आर यानी रिसीव, RE किसको डिनोट कर रहा है, रिसीव को, यानी जो रिसीव कर रहा है ब्लड को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट बोलते हैं। तो यही बोला है कि यह एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन है वो ब्लड को डोनेट करता है और उसी ब्लड को किसी अदर पर्सन में ट्रांसफर किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब डिफरेंट टाइप के आपको ब्लड कंपोनेंट्स देखने को मिलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि होल ब्लड कहते किसको है, कि जब भी ब्लड में सभी चीज प्रेजेंट हो, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, WBC, RBC, ये सभी अगर प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल ब्लड बोलते हैं। तो वही यहां पे बोला गया कि समटाइम्स whole blood is transformed and sometimes blood components are transferred, जैसे कि as red blood cell, white blood cell, plasma, clotting factor and platelets। मैं वही बोला कि होल ब्लड सेल कभी कभी ट्रांसफर किया जाता है, या कब किया जाता है, जैसे कि जब RTA का केस हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्लड का, पूरे ब्लड का लॉस होता है, तो जिसके कारण से होल ब्लड इसमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अब ऐसे पर्सन जो किसी डिजीज के कारण से उसके बॉडी में जैसे प्लेटलेट्स की मात्रा कम गया हो, WBC की मात्रा कम गया हो, RBC का मात्रा, तो इस टाइप से अगर किसी भी एक कंपोनेंट के कमी है और उस कंपोनेंट को चढ़ाया जा रहा है तो ये क्या हो गया, यह कोई सेपरेट कंपोनेंट है ब्लड का, उसकी जरूरत पड़ता है। तो ये सब डिजीज कंडीशन में आपको देखने को ज्यादातर मिलेंगे। तो अब जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बोला गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी हार्मलेस टू डोनर एज वेल एज इट मस्ट बी हार्मलेस टू रिसिपिएंट। बोलता है क्या कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन वैसे प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर जो डोनर ब्लड को डोनेट कर रहा हो उसके लिए हार्मलेस हो, उसको कोई भी नुकसान नहीं हो, हानि नहीं हो, और जो ब्लड ले रहा हो, रिसीव कर रहा हो, उसके लिए भी हार्मलेस हो, ना देने वाला को हानि हो और नहीं लेने वाला को हानि हो। तो ऐसे प्रिंसिपल पे यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर्क
करता है। जैसे कि आप बहुत सारे सुने होंगे कि कोई पर्सन है वो बोलता है कि ब्लड हम जब डोनेट किए तो अब जब से हम कमजोर हो रहे हैं, तो उसका बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके आधार पर सिलेक्शन किया जाता है कि कौन से पर्सन है जो ब्लड डोनेट करेंगे और कौन से पर्सन है जो ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। ये सभी क्राइटेरिया के बारे में आगे मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डोनर, कि कौन से पर्सन ब्लड को डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एज शुड बी अबव 18 ईयर्स, ऐसा पर्सन जिसका एज क्या हो, अबव 18 ईयर्स, 18 साल के बाद हो, तो वैसे पर्सन ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सेकंड, वेट शुड बी अबव 45 केजी, उसका वेट क्या होना चाहिए, 45 केजी से ज्यादा होना चाहिए। फिर हेमोग्लोबिन शुड बी 12.5 ग्राम, उसका जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो 12.5 ग्राम से ज्यादा हो, यानी 12 ग्राम से ज्यादा हो, तभी उस पर्सन को अलाउ किया जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए। फिर बोला गया लास्ट ब्लड डोनेशन टाइम शुड बी 7 वीक, जो पर्सन का जो लास्ट टाइम जो ब्लड डोनेट किया है वो कब होना चाहिए, 17 वीक से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो पर्सन क्या कर सकता है, या डोनेट ब्लड कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई जो पर्सन होता है वो एक बार ब्लड डोनेट कर चुका होता है और उसका 17 वीक पूरा होता भी नहीं है और वो क्या कहता है कि हम बहुत ही पहले दिए थे, जो अब ये पूरा हो चुका है, तो वो पर्सन क्या होता है, वो जब ब्लड डोनेट करता है तो उनमें वीकनेस देखने को मिलता है, थकान लगता है, तो जिसके कारण और उसका जो हेल्थ है उसमें इशू आते हैं, तो जिसके कारण से आपको सुनने में मिलता है कि ब्लड डोनेट करने से क्या होता है, अनहेल्दी हो जाते हैं। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को हमेशा 6 मंथ पे हम लोग को ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे हमारा जो ब्लड है वो फ्रेश रहता है। और हम लोग जानते हैं कि हर 120 डेज पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए हमें भी कभी भी घर बनाना नहीं चाहिए और हमेशा ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे आप किसी के लाइफ को सेव करते हैं। अब जानेंगे कि किस किस क्राइटेरिया के अनुसार डोनर को रिजेक्ट किया जाता है, उसको ब्लड डोनेट करने से मना किया जाता है। अगर वो पर्सन 18 ईयर से ज्यादा भी हो, 45 केजी से एबव हो, ये सभी के रहते भर में उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या, इफ डोनर हैज एनी हिस्ट्री ऑफ वायरल हेपेटाइटिस और एड्स, अगर किसी पर्सन को वायरल कोई भी डिजीज हो, हेपेटाइटिस हो गया या फिर एड्स डिजीज हो, तो वैसे पर्सन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उससे ब्लड डोनेट नहीं किया जाता है। इफ डोनर हैज हिस्ट्री ऑफ मलेरिया लास्ट 3 मंथ्स, अगर कोई पर्सन है, अगर उसको पिछले 3 महीना के अंदर में अगर उससे मलेरिया हो गया हो, तो वैसे पर्सन से भी ब्लड डोनेट नहीं लिया जाता है। या फिर ऐसे डोनर, इफ डोनर वाज अल्कोहल ड्रिंकिंग इन 1 डे, यानी ऐसे पर्सन जो ब्लड डोनेट करने आया हो और वो क्या क्या हो, दिन में ही, सुबह में ही या फिर दोपहर, जब भी आने के पहले वो ड्रिंक कर लिया हो अल्कोहल को, तो ऐसे पर्सन से ब्लड डोनेट नहीं लिया जाता है। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसके अनुसार से डोनर को रिजेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंटेनर में कितना ml ब्लड रखते हैं और उसमें क्या रहता है जो ब्लड को खराब होने नहीं देता है। तो इसके बारे में बताते हैं कि टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से हम लोग बैग का कंटेनर का यूज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लास्टिक बैग्स ऑफ 350 ml इन ब्लड विच प्रेजेंट 49 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, जैसे कि आप प्लास्टिक का जो कैरी बैग है वो आप देखेंगे, मैं आपको इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये कितने ml का होता है, एक 350 ml का आता है और एक 450 ml का आता है। जो 350 ml का होता है उसमें 49 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटीकोगुलेंट्स होते क्या है, तो जो ब्लड को क्लॉट होने ना दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। मैंने फार्माकोलॉजी में ही पढ़ाया है कि एंटीकोगुलेंट ड्रग्स किसे बोलते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखें। हमारे इस चैनल पे फार्माकोलॉजी और बीएससी नर्सिंग का पूरा एजुकेशन दिया जाता है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो यहां पर बोला गया कि जो 350 ml का जो कंटेनर होता है, बैग होता है, उसमें कितना होता है, 49 ml एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 450 ml का जो कंटेनर होता है वो कितना कंटेन करता है, 63 ml कंटेन करता है एंटीकोगुलेंट। अब हम बात करते हैं कि एंटीकोगुलेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं,
जिसका यूज किया जाता है ब्लड बैंक में, या फिर किन्हीं से ब्लड जिससे डोनेट हो रहा है तो उसको किस बैग में रखा जाता है, उनमें कौन सा कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट होते हैं, वो सभी के बारे में मैं अभी बात करता हूं। तो जानते हैं कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीडी। इसका मतलब होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। यह एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है जो जनरली ब्लड बैंक के समय इसका यूज किया जाता है। सेकंड जो मोस्टली यूज होता है वो एसीडी, एसिड सिट्रेट डिक्सटोज। यह भी एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है जो यह भी बहुत ज्यादातर या बैंक ब्लड बैंक होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। और थर्ड नंबर पे है सीपीडीए, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, यह 3 प्रकार का एंटीकोगुलेंट बताया हूं जिसका यूज किया जाता है ब्लड बैंक के समय इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है, तो उस सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एलर्जिक रिएक्शन, वो जिस पर्सन में ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। एलर्जिक रिएक्शन कहने का मतलब इचिंग, उसमें बार बार खुजली आना पूरे बॉडी में, या फिर कहीं कहीं फुंसी फुंसी उठ जाना, तो यह सब उसमें देखने को मिलेगा। तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, ब्लड को थोड़े देर के लिए स्टॉप कर देते हैं ट्रांसफ्यूजन करना। जैसे फिर कुछ देर के बाद इसको स्लोली स्लोली करके फिर ट्रांसफ्यूजन करते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सेकंड फीवर। फीवर या जनरली या कोई प्रकार का डिजीज या फिर ऐसे नहीं है, बल्कि यह सिम्टम्स शो करता है कि जब भी कोई आपके अदर बॉडी से, किसी दूसरे के बॉडी से जब आपके बॉडी में कोई भी चीज एंट्री करता है तो उस टाइम में क्या होता है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, तो इसके कारण से ही फीवर होता है। तो वैसे कंडीशन में भी कि जब भी फीवर आता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना स्टॉप कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर स्लोली स्लोली ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। अब जो लास्ट में जो बात बोल रहा हूं एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन के बारे में, यह सबसे ही ज्यादा सीरियस कंडीशन होता है। बिकॉज यह कब एराइज होता है कि जब कोई पेशेंट या फिर कोई पर्सन में क्या किया जाता है, कोई अदर ग्रुप का ब्लड को चढ़ा दिया जाता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, यह हेमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, शुद्ध है जो गांव देहात में बोलते हैं कि ब्लड फट जाना, यानी तो वहीं पे क्या होता है उस पर्सन का डेड हो जाता है। तो ये आपको 3 रिएक्शन मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो फिर से जैसे कि इसमें ग्रुप चेक किया जाता है, क्रॉस मैचिंग वगैरह किया जाता है। आप अगर क्रॉस मैचिंग या फिर ब्लड ग्रुप के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और ये सभी अट्रैक्टिव वीडियो देखें ताकि आपको ये सभी के बारे में नॉलेज हो। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहला बोला गया कि फर्स्टली प्रोवाइड ए कंफर्टेबल पोजीशन टू द डोनर एंड पुट हिज हैंड ऑन द आर्म सेट। बोला गया कि अगर किसी डोनर पेशेंट से अगर आप ब्लड ले रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, कंफर्ट पोजीशन में दिया जाता है ताकि वो कंफर्टली बैठ सके, और वो जिस हैंड से आप उसका ब्लड लेंगे तो उस हैंड को उसके आर्म सेट पे रख दिया जाता है, दोनों हैंड को, ताकि उसको क्या हो, आर्म पे वजन ना पड़े, बहुत ही हल्का फील हो, रेस्ट फील हो। तो ऐसे पोजीशन में उसको रखकर उसको आर्म सेट होता है उस पर रख दिया जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अप्लाई द टोनिकेट एंड सेलेक्ट हेल्दी वेन फॉर कलेक्शन। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ वेन clean by a sprit and the inner needle into the donor vein। बोला गया कि जब उसको आप पोजीशन दे दिए हैं तब उसको क्या करेगा कि आप एक ट्यूनिकेट लीजिए और जो सबसे हेल्दी वेन कहने का मतलब जो मोटा वेन हो और जिससे ब्लड इजीली पास आउट हो सके, तो वैसे वेन को आप सिलेक्ट करें जिसमें आप इजीली नीडल इंसर्ट कर सकते हो और उस पर्सन को दिक्कत ना हो। तो वैसे वेन को आप सिलेक्ट करके उसमें क्या करें, उसको सबसे पहले स्प्रिट या फिर कोई अल्कोहल से वहां पे क्या करें, क्लीन करें, और क्लीन करने के बाद उसको धीरे से क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना है डोनर के वेन में, और उसके बाद क्या करना है कि ड्यूरिंग द कलेक्शन मिक्स वेल ब्लड विथ एंटीकोगुलेंट्स एंड द आफ्टर कलेक्शन ऑफ अप्लाई ए बैंडेज। बोला गया कि जब भी जो डोनर है वो ब्लड उससे लेते वक्त क्या करना है, ब्लड को मिक्स करना है। अब बात यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि ब्लड को मिक्स क्यों करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था
कि एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है। एंटीकोगुलेंट क्या करता है, वह ब्लड को क्लॉट होने नहीं दिया जाता है। तो जब तक हम उसको हिलाएंगे नहीं, जब तक उसको मिलाएंगे नहीं, तो वो फिर कैसे हो, वो फिर अगर हम सही से नहीं मिलाएंगे तो एक साइड का ब्लड क्या है, क्लॉट कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग बार बार उसको क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं, उसको मिक्स करते हुए रहते हैं। आजकल तो मशीन आ गए हैं जिसपे अपने आप इस तरह से हिलते रहते हैं और क्या होता है, एंटीकोगुलेंट पूरे ब्लड में मिल जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो ब्लड को कलेक्ट करने के बाद हम लोग वहां पे बैंडेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब कोई भी ब्लड डोनेट करता है तो उसके बाद डोनर के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बोला गया कि इन डोनर फील्स डिजीज दे लाई डाउन द डोनर। अगर जो पर्सन है, अगर उसको चक्कर जैसा लग रहा है, थकावट जैसा लग रहा है, तो उस पर्सन को थोड़ी देर के लिए बैठाया जाता है, उसे कहीं भी मूवमेंट करने नहीं दिया जाता है। ऐसे भी जनरली आप जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपको देने के बाद बोला जाता है कुछ देर आप यहाँ पे बैठ जाए, और आपको क्या दिया जाता है, एक लिक्विड दिया जाता है, मजा हो चाहे कोई भी एनर्जी ड्रिंक है वो आपको दिया जाता है, जिससे आप पीते हैं तो क्या होता है, एनर्जेटिक होते हैं, आपको कमजोरी टाइप फील नहीं होता है। तो वही बोला गया कि डोनर शुड नॉट टेकिंग अल्कोहल आफ्टर डोनेशन ऑफ ब्लड। सॉरी फ्रेंड्स, ये अलग बोला गया कि डोनर है उसको क्या बोला, अल्कोहल यूज करने नहीं बोला जाता है जब भी ब्लड डोनेट करता है। उसके बाद में क्या यूज करने के लिए बोला जाता है, एनर्जी कोई ड्रिंक है, या फिर मजा हो गया, या फिर आप स्पंज, कोई भी एनर्जेटिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह आप उसे ले सकते हैं। तो ये वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। फिर बोला गया कि डोनर शुड नॉट डूइंग एनी हार्ड वर्क आफ्टर डोनेशन। जब भी आप डोनेट करते हैं तो उसके बाद में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या है, जो हैवी वेट आपको उठाना नहीं है, कोई हैवी वर्क नहीं करना है। अगर जैसे कि मानो हम इस हाथ से अगर हम मेरे को ब्लड डोनेट लिया गया है तो अब क्या, हमें बाइक नहीं चलाना है, हमें इस पे भार नहीं देना है, तो ये सब इंस्ट्रक्शन में दिए जाते हैं। तो यही बताया गया कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए एक डोनर जब ब्लड डोनेट कर देता है उसके बाद में। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। कोई कौन सा ब्लड कंपोनेंट है वो कितने टेम्परेचर तक, कब तक सेफ रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बात करते हैं होल ब्लड के बारे में। तो होल ब्लड क्या होता है, 1 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वह 21 से 35 दिन तक क्या होता है, सेफ होता है। सेकंड बात करते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी 1 डिग्री से 6 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर पर या 42 डेज तक सही रहता है। फिर बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा को -83 डिग्री सेल्सियस पे कितने देर के लिए, 1 साल तक के लिए यह प्रिवेंट होता है। लास्ट में बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट 20 से 27 डिग्री सेल्सियस पे 5 डेज तक ही रह पाता है। तो सबसे कम डेज तक कौन रह पाता है, प्लेटलेट्स, और सबसे ज्यादा दिन तक कौन रह पाता है, तो प्लाज्मा, जो कि 1 ईयर तक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको मैंने बताया। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है ये लेक्चर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब कमेंट में जरूर दें, ताकि इससे हमें प्राउड फील होता है और मुझे अच्छा लगता है नेक्स्ट कोई नया वीडियो लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज हमारे चैनल को